नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टारगेट विद आज़ाद में। और दोस्तों, आज से विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ प्रारंभ हो रही है। अभी तक आज की डेट तक आपने इंडियन ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, जिसमें हमने भारत की सीमाएं, अवस्थिति और विस्तार देखा। इसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला के तीनों पार्ट हमने देखे। भारत के द्वीप समूहों से हम परिचित हुए, भारत की भूगर्भिक संरचना से हम परिचित हुए। ये सारे चैप्टर्स आपने इंडियन ज्योग्राफी में अभी तक पढ़े। सिंधु नदी तंत्र का भी एक वीडियो आपने देखा। तो ये सारे वीडियोस आपको भारत का भूगोल प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। आज से हम विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में आज का जो हमारा पहला चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रह्मांड, यानी कि यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड जो है हमारा, ये ब्रह्मांड आखिर क्या है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इस शब्द से आप अच्छे से परिचित हैं। तो ब्रह्मांड जो कुछ भी है, जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, उल्कापिंड, धूमकेतु, इन सभी का जो एक विस्तार है, एक समूह है, इसी को कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इस संबंध में कई वैज्ञानिकों के अपने अपने मत हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जितने भी मत दिए गए हैं, कुछ खास का हमने यहाँ पे वर्णन किया है। सबसे अहम और सबसे मान्य जो मत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, वो माना जाता है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, जो कि बेल्जियम के निवासी थे। स्फीति सिद्धांत यानी कि इन्फ्लेशनरी थ्योरी, ये एलन गुथ ने दी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में। इसी तरह सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, गोल्ड एवं बांडी ने दी है। और दोलन सिद्धांत यानी कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी एलन संडेजा ने दी है। तो ये सारे के सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो है जॉर्ज लेमेंटियर का महाविस्फोट सिद्धांत, जिसका अध्ययन हमको करना है। ठीक, तो महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जॉर्ज लेमेंटियर ने क्या बताया? इस सिद्धांत के अनुसार अगर बात की जाए, सबका अध्ययन हमको नहीं करना है, जो महत्वपूर्ण है हमें सिर्फ उसी का अध्ययन करना है। तो जॉर्ज लेमेंटियर का जो महाविस्फोट सिद्धांत था, इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है आज से 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई थी वो 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और जो ये महाविस्फोट की घटना हुई, ये किस प्रकार से हुई? वास्तव में ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई थी तो जितना भी ब्रह्मांडीय पिंड था, जितने भी ब्रह्मांडीय पदार्थ थे, वो सारे के सारे एक बिंदु के रूप में केंद्रित थे। यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर ही संकेंद्रित था। और इस बिंदु का जो घनत्व है वो अनंत था और इसका आयतन बहुत ही सूक्ष्म था। इसको पैंजिया भी कहते हैं। ब्रह्मांडीय पिंड को ये पूरा का पूरा पैंजिया टाइप का था और इसका जो घनत्व है वो अनंत था, डेंसिटी इन्फिनिटी थी। और यहाँ इसका जो आयतन था बहुत ही सूक्ष्म था। फिर कालांतर में क्या हुआ, जब थोड़ा समय बीता तो इसमें धीरे धीरे जो है संकुचन प्रारंभ हुआ, संकेंद्रण इसका बढ़ता गया। और जब इसका संकेंद्रण बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो माना जाता है, एक अनुमान है कि आज से, इसके कुछ समय पश्चात, आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व यही ब्रह्मांडीय पदार्थ जो एक पिंड के रूप में संचित था, इसमें एक प्रचंड विस्फोट होता है, एक महाविस्फोट होता है। और जितना भी ब्रह्मांडीय पदार्थ है ये फिर बिखर के फैल जाता है। ठीक है, तो ये जो है महाविस्फोट जो हुआ था आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और इस महाविस्फोट की अवधि के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, 10.5 अरब वर्ष बाद, 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी कि आज से तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। यानी कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, इन सब का निर्माण आज से तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई। अब जब ब्रह्मांडीय विस्तार हुआ, जब महाविस्फोट के बाद ये ब्रह्मांडीय पदार्थ पूरा फैल गया सभी दिशाओं में, तो ये जो पदार्थ फैला ये आकाश गंगाओं के रूप में चारों ओर फैल गया। आकाश गंगाओं के रूप में फैला पदार्थ, अब ये आकाश गंगाएं क्या हैं इसके बारे में भी हमको जानना है। ठीक है, तो अब महाविस्फोट के बाद जो आकाश गंगाएं निर्मित हुई हैं, तो आकाश गंगाओं से हमारा क्या तात्पर्य है? गैलेक्सी जिनको कहते हैं।
तो गैलेक्सी। वास्तव में जब महाविस्फोट हुआ तो जितना भी ब्रह्मांडीय पदार्थ है वो गैलेक्सीज के रूप में फैल गया, और माना जाता है, एक अनुमान है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे? 100 अरब तारे। 100 अरब गैलेक्सीज लगभग हमारे ब्रह्मांड में है, और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे, यानी कि गैलेक्सी या आकाशगंगा क्या है? ये तारों का एक बहुत ही विशाल समूह होता है। तो एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं और 100 अरब गैलेक्सियां हैं, तो अब ब्रह्मांड का विस्तार कितना है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किस सीमा तक फैला हुआ है ब्रह्मांड। और जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। समय के साथ साथ ये सारी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो इस बात का संकेत करती हैं कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। अब जो गैलेक्सीज़ होती हैं, गैलेक्सी जो होती हैं तारों का एक विशाल समूह होता है, आकाशगंगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई गैलेक्सी है और इसमें बहुत सारे तारे हैं, लगभग 100 अरब तारे इस गैलेक्सीज़ में हैं। तो आप किसी भी गैलेक्सी में जब देखेंगे तो इसका जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय स्थान पर तारों की संख्या आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, अर्थात तारों का घनत्व सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? गैलेक्सी के केंद्रीय स्थान पे। जबकि गैलेक्सी के केंद्र से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो तारों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे दूर जाते हुए तारों का घनत्व जो है हमको कम दिखाई पड़ता है, कम लगने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि गैलेक्सी के केंद्रीय भाग में तारों के मध्य जो आकर्षण क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, और केंद्रीय भाग से दूर जाते हुए तारों के मध्य जो आकर्षण क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो तारों की सघनता आपको केंद्र में देखने को मिलेगी। तो आकाशगंगा एक गैलेक्सी जो होती है, इसका जो केंद्रीय भाग होता है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो केंद्रीय भाग होता है, जो गैलेक्सी का केंद्र जिसको आप कह सकते हैं, इसको बोला जाता है बल्ज। क्या कहा जाता है? इसको बल्ज कहा जाता है। यानी कि गैलेक्सी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं, और बल्ज में ही तारों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तारों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपने देखा गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी बहुत ही विशाल समूह है तारों का, और एक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं, और हमारे ब्रह्मांड में लगभग एक अनुमान है कि 100 अरब गैलेक्सियां विद्यमान हैं। तो ब्रह्मांड बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल इसकी सीमा है, जिसकी परिकल्पना करना भी मुश्किल है, हम नाप नहीं सकते। ठीक है, तो ये आकाशगंगा हो गई। अब जो 100 अरब गैलेक्सीज़ हैं, 100 अरब जो गैलेक्सीज़ हैं, आकाशगंगाएं जो हैं, इन्हीं 100 अरब गैलेक्सीज़ में से हमारी पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा सौरमंडल यानी कि हमारी पृथ्वी, सूर्य और ग्रह, ये सब जिस गैलेक्सी में स्थित हैं उसका नाम है मंदाकिनी। उस गैलेक्सी का क्या नाम है? मंदाकिनी गैलेक्सी है। तो मंदाकिनी गैलेक्सी में ही हमारा सौरमंडल स्थित है। और आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी जब रात में अंधेरा हो, उजाला ना हो, तो आप आकाश में जब भी देखेंगे तो आपको एक धुंध की एक चादर दिखाई पड़ेगी, एक धुंध की धुएं के तरीके की एक चादर दिखाई पड़ेगी। वो क्या है? वो इसी मंदाकिनी, जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सौरमंडल है, तो इसकी एक भुजा है। इसी मंदाकिनी गैलेक्सी की एक भुजा है जो हमको एक सफ़ेद चादर के रूप में, धुंध के रूप में दिखाई पड़ती है आकाश में। बहुत फोकस करेंगे तब आपको दिखेगा, एक चादर के रूप में, व्यापक रूप में दिखेगी, स्पष्ट हो सकता ना दिखे। तो ये वो क्या होती है? वो हमारी आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा की वो एक भुजा होती है। और इसी भुजा को, आकाशगंगा की इसी भुजा को नाम दिया जाता है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। इसी को कहा जाता है क्या? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा सौरमंडल यानी कि हमारी पृथ्वी, सूर्य और जितने ग्रह हैं वो जिस गैलेक्सी में स्थित हैं वो उसका नाम है मंदाकिनी।
और इसी मंदाकिनी गैलेक्सी जिसमें हम हैं, इसकी जो एक भुजा हमको दिखाई पड़ती है, इसकी एक भुजा को ही हम कहते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला। कोई भी आकाशगंगा जो होती है, कोई भी आकाशगंगा जब इसका निर्माण होता है तो स्टार्टिंग में इसका आकार सर्पिलाकार होता है। किसी भी आकाशगंगा का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है वो सर्पिलाकार होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें तारों की संख्या बढ़ने लगती है तो वही आकाशगंगा वो दीर्घ वृत्ताकार रूप ले लेती है। यानी कि आकाशगंगा आपको वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार और सर्पिलाकार किसी भी रूप में दिखाई पड़ सकती हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी हो गई। अब हमारा जो मैंने कहा सौरमंडल इसी आकाशगंगा में मंदाकिनी में स्थित है, यानी कि सूर्य भी स्थित है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी, इसी के बीच में ही कहीं पर सूर्य स्थित होगा। वो कहीं भी स्थित हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और ये है आकाशगंगा का केंद्र, गैलेक्सी का केंद्र, जिसको आप बल्ब कहते हैं। तो हमारा जो सूर्य है ये आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। सूर्य जो है आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है और सूर्य आकाशगंगा के यानी कि मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर कंप्लीट करता है और इसी 25 करोड़ वर्ष के समय को ही एक ब्रह्मांड ईयर कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। सूर्य मंदाकिनी के आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर कंप्लीट करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है और इसी 25 करोड़ वर्ष की समयावधि को ही ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ अब आपको मैंने बताया कि हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, अब चूँकि ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं विद्यमान हैं, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, तो हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, इसके समीप जो दूसरी सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसके सबसे नज़दीक जो दूसरी गैलेक्सी सबसे नज़दीक है, इसका नाम पूछता है। तो इसका नाम है एंड्रोमेडा। तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक स्थित जो दूसरी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंड्रोमेडा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो एंड्रोमेडा भी आप जान लीजिए, सबसे नज़दीक। और इसके अतिरिक्त एक टर्म आता है ओरियन नेबुला। अब ये ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला, मैंने आपको बताया कि एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो ये एक विशाल समूह होता है तारों का, लेकिन उनमें से कुछ तारे ऐसे होते हैं जिनकी चमक कुछ ज़्यादा होती है, कुछ तारों का प्रकाश थोड़ा मंद होता है। तो आकाशगंगा में ऐसे तारों का समूह जिनकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी समूह को बोला जाता है ओरियन नेबुला। क्या बोला जाता है? ओरियन नेबुला। यानी कि कह सकते हैं कि ओरियन नेबुला क्या है? तो ये आकाशगंगा में पाए जाने वाले सर्वाधिक चमकीले तारों का एक समूह है। ठीक है, तो ये ओरियन नेबुला जो है सर्वाधिक चमकीले तारों का एक ग्रुप होता है जो किसी आकाशगंगा में स्थित होता है। इसके अतिरिक्त एक टर्म और है यहाँ पर, जहाँ से प्रश्न बनते हैं कि एक कहता है साइरस या डॉग स्टार। ये क्या है? इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, आपने सुना भी होगा। तो साइरस या डॉग स्टार जो होता है, ये सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। साइरस या डॉग स्टार जो है, ये सूर्य के बाद जो सबसे चमकीला तारा है। क्योंकि सूर्य भी क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य ना तो ग्रह है ना उपग्रह है। तो सूर्य के बाद जो सबसे चमकीला तारा है वो कहा जाता है क्या? साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और अगर ये प्रश्न बन जाए कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन है? देखिए, सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा वो साइरस या डॉग स्टार है, लेकिन सूर्य के सबसे निकट जो तारा स्थित है
उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो ये इतनी बातें हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है। और आज हमने ये भी देखा कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें अवस्थित होती हैं, आकाश गंगाओं की खासियत क्या होती है, सूर्य से संबंधित कुछ फैक्ट भी आपने देखे। हालांकि अभी अगला चैप्टर जब सौरमंडल आएगा उसमें हम सौरमंडल के बारे में, सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे, तारों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, ये पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम पार्ट सेकेंड में ब्रह्मांड के अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम विशेष तौर पर तारों के बारे में चर्चा करेंगे और जितने भी अन्य तथ्य हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिला, आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। विश्व भूगोल की श्रृंखला भी जारी रहेगी आपके लिए। निःशुल्क करंट अफेयर सीरीज भी लगातार जारी है। आप नोट्स बनाइए, आप देखेंगे बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। लॉकडाउन पीरियड में अपना ख्याल रखें, अपने अध्ययन को जारी रखें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ठीक है, और सफलता तो मिल के रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बस आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लगे रहें इसी उत्साह और उमंग के साथ। जल्दी फिर मिलते हैं। नमस्कार।